दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर AG 601 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो जो बना रहे हैं इसके बाद भी और बहुत सारा वीडियो आएगा और आप लोगों के पूरे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को अच्छा रिस्पांस देंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हरी खाद का महत्व लिखिए। तो जो हरी खाद है उसका क्या महत्व है कृषि में, ठीक है, तो उसको देखना है। तो हरी खाद का महत्व देख लेते हैं। तो हरी खाद कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्राकृतिक और टिकाऊ तरीका होता है, ठीक है। जो हरी खाद होती है जैसे ढैंचा हो गया, सनई हो गया, ये सब क्या है, ये सब हरी खाद है। इन सभी खाद जो होती हैं यह हमारी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह मिट्टी की जो उर्वरता होती है और जो उत्पादकता बढ़ाने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने का एक प्राकृतिक और टिकाऊ तरीका होता है। टिकाऊ मतलब क्या होता है कि अभी एक बार आप मतलब हरी खाद डाल देंगे तो कई साल तक चलता रहेगा, तो मतलब टिकाऊ होता है, मतलब लंबे समय तक चलने वाला होता है। हरी खाद जो होता है फसलों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। फसलों को जो आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वह पोषक तत्व प्रदान करता है। मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचाता है, पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। जो हरी खाद होता है यह पर्यावरण को लाभ ही पहुंचाता है, इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती। तो इतनी बात होगी कि ये हरी खाद होता क्या है। तो हरी खाद में एग्जांपल मैंने बता दिया, ढैंचा हो गया, सनी हो गया, सब क्या हरी खाद है, ठीक है। तो हरी खाद क्या है, हरी खाद कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्राकृतिक और टिकाऊ तरीका होता है। यह खाद फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। इसका महत्व देखते हैं। तो इसका महत्व कहाँ कहाँ पर है, तो पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। यह हरी खाद जो होता है वह पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति, सॉरी मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति करता है और उससे पौधे भी पोषक तत्व लेते हैं, ठीक है। मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जैविक गतिविधि में वृद्धि करता है, पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। तो चलिए इन सभी जो पॉइंट मैंने बताया इन सभी पॉइंट के बारे में भी देख लेते हैं। तो पोषक तत्वों की पूर्ति, तो हरी खाद, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पोषक तत्वों की पूर्ति, तो हरी खाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होता है, ठीक है। जो हरी खाद होता है वह नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत होता है, मतलब सब इसमें पाए जाते हैं। दलहनी फसलें जो हरी खाद के लिए सबसे आम रूप से उपयोगी की जाती हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, मृदा में स्थिर कर देती हैं, ठीक है। वातावरण से क्या करती है, नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देती हैं और मिट्टी में छोड़ती हैं। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और रासायनिक उर्वरकों को कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया पोषक तत्वों की पूर्ति। तो मतलब जो हरी खाद होता है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अच्छा सा स्रोत पाया जाता है, समृद्ध स्रोत पाया जाता है। आगे देखेंगे दूसरा पॉइंट था मिट्टी की संरचना में सुधार। तो हरी खाद मिट्टी को ढीला और भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है और जो वायु का संचार होता है मृदा में वह अच्छा होता है। यह मिट्टी के क्षरण को भी रोकने में मदद करता है, मिट्टी का जो क्षरण हो जाता है उसको रोकने में भी मदद करता है। आगे जैविक गतिविधि में वृद्धि, तो हरी खाद मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या और गतिविधि को बढ़ाता है। ये सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने और पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे पर्यावरणीय लाभ, तो हरी खाद रासायनिक उपयोग को कम करके और मिट्टी के कार्बन भंडारण को बढ़ाकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है। यह जल प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है। तो यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। हरी खाद क्या, हरी खाद का महत्व बताइए। तो महत्व मैंने बताया, पहले बताया हरी खाद क्या होता है। हरी खाद एक प्रकार का खाद होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह क्या करता है, यह हमारी मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बढ़ाने का एक प्राकृतिक और टिकाऊ तरीका होता है। यह खाद फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को प्रदान करता है, मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और पर्यावरण को लाभ पहुंचाता है। इसका महत्व बताया, पोषक तत्वों की पूर्ति, मिट्टी की संरचना में सुधार, जैविक गतिविधि में वृद्धि, पर्यावरणीय लाभ। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है फसल चक्र क्या है, ठीक है। फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। टिकाऊ फसल उत्पादन हेतु फसल चक्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन सुन लीजिए आप लोग अच्छे से।
फसल चक्र को परिभाषित कीजिए। टिकाऊ फसल उत्पादन हेतु फसल चक्र के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूरा इस प्रकार है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। तो सबसे पहले जानेंगे फसल चक्र क्या होता है। तो आप सभी लोग एक कॉमन परिभाषा जानते होंगे कि फसलों को फेर बदल कर बोना, अदल बदल कर बोलने की प्रोसेस को बोलता है फसल चक्र। तो ऐसा ही कुछ है। तो फसल चक्र एक ऐसी प्रथा है जहां एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, फसल चक्र एक ऐसी प्रथा होती है जहां एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। यह जो क्रम होता है यह आमतौर पर कई वर्षों तक किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार कर दिया गया खत्म कर दिया गया। फसल चक्र भी एक वर्षीय होता है, 2 वर्षीय, 3 वर्षीय, जो जितने वर्ष का आप फसल चक्र अपनाना चाहें अपना सकते हैं। ठीक है, तो फसल चक्र एक ऐसी प्रथा होती है जहां एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित क्रम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। यह जो क्रम होता है वह आमतौर पर कई वर्षों तक चलता है। फसल चक्र का उद्देश्य होता है कि मिट्टी की उर्वरता है उसको बनाए रखना, कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करना और मिट्टी के क्षरण को रोकना। यह जो होता है यह टिकाऊ फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, तो फसल चक्र जो होता है टिकाऊ फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आगे देखते हैं टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए फसल चक्र के सिद्धांत। टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए फसल चक्र के क्या सिद्धांत हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है विभिन्न फसल परिवारों का चयन करना। ठीक, विभिन्न प्रकार के फसल की जो वैरायटी होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनका चयन करना। तो विभिन्न फसल यहाँ पर वैरायटी समझिएगा। तो विभिन्न फसल वैरायटी की जड़ प्रणाली, पोषक तत्वों की आवश्यकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। कोई पौधे में जल्दी लगता है, किसी पौधे में रोग ही नहीं लगता है, किसी में कम रोग लगता है। इस प्रकार से सभी की अपनी अलग अलग विशेषता होती है। ठीक है, इसलिए एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की फसल परिवारों को या फसल की प्रजातियों को उगाने से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका संतुलन बनाए रखने और मिट्टी के विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को जोड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यह था विभिन्न फसल के वैरायटियों का चयन करना या प्रजातियों का चयन करना। तो विभिन्न फसल के यदि प्रजाति विभिन्न प्रकार की जो फसल की प्रजाति होती है उनकी जो जड़ प्रणाली होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसल वैरायटी को उगाने से मिट्टी के जो पोषक तत्वों का संतुलन होता है उसको बनाए रखने में और मिट्टी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को जोड़ने में मदद मिलती है। आगे देखते हैं कठिनी स्तर का प्रबंधन। ठीक है, थोड़ा टफ लैंग्वेज भी हो गया यहाँ पर। तो कठिनी स्तर एक फसल द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों और पानी को निकालने की क्षमता को दर्शाता है। यह कठिनी उच्च स्तर वाली फसलों को कम कठिनी स्तर वाली फसलों के साथ घुमाया जाना चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता को बनाया जा सके। ठीक है, मतलब बहुवर्षीय खरपतवारों के बाद 1 वर्षीय 2 वर्षीय खरपतवार की बात में कर दिया। फसल चक्र अपनाने के बाद 1 वर्षीय 2 वर्षीय फसल चक्र को अपनाना चाहिए। आगे देखते हैं जड़ प्रणाली का विविधता। तो विभिन्न प्रकार की जड़ प्रणाली वाली फसलों को घुमाने से मिट्टी की जो विभिन्न गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषित करने में मदद मिलती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार करने और मिट्टी के क्षरण को रोकने में भी मदद करता है। आगे रोग और कीट नियंत्रण। तो एक ही प्रकार की फसल को लगातार उगाने से मिट्टी में उन रोगाणुओं और कीटों का निर्माण हो सकता है जो उस फसल को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक क्षेत्र में एक ही फसल को बार बार उगाएंगे तो इस फसल में लगने वाले रोग जो हैं और इस फसल में लगने वाले कीट जो हैं इस पूरे फील्ड पर क्या हो जाएगी अपना कब्जा कर लेंगे। इससे क्या होगा, हम कोई फसल बोएंगे तो उसको नष्ट कर देंगे। इसीलिए यदि हम फसलों को अदल बदल कर बोएंगे तो इससे नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो ये बोल रहा है रोग और कीट का नियंत्रण। तो एक ही प्रकार की फसलों को लगातार उगाने से मिट्टी में उन रोगाणुओं और कीटों का निर्माण हो सकता है जो उस फसल को प्रभावित करते हैं। फसल चक्र का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाने से इन रोगाणुओं और कीटों के जीवन चक्र को बाधित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, आगे अवशेष प्रबंधन। तो फसल अवशेष जैसे कि पत्ती, तना, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। फसल चक्र का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की फसलों के अवशेषों को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है कृषि प्रणाली की अवधारणा लिखिए। ठीक है, जो फार्मिंग सिस्टम इसका कॉन्सेप्ट लिखना है। तो कृषि प्रणाली फसलों और खेती से जुड़ी गतिविधियों को मिलाकर बनाई गई एक संसाधन प्रबंधन योजना होती है। ठीक है, कृषि प्रणाली जो है यह फसलों और खेती से जुड़ी गतिविधियों को मिलाकर
बनाई गई एक संसाधन प्रबंधन योजना होता है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि किसान के परिवारों की विभिन्न जरूरतों को पूरा किया जा सके, साथ ही यह टिकाऊ तरीके से खेती करने में मदद भी करता है, जिससे कि उपज में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि हो और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न हो। ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो कृषि प्रणाली खेती करने का एक तरीका होता है जिसमें सिर्फ फसल को उगाना ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अन्य चीज़ें भी शामिल होती है। जैसे एक ही खेत में सिर्फ गेहूं उगाने के बजाय उसी खेत में दाल भी उगाई जा सके, या फिर मछली पालन भी किया जा सके, इससे किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्या, कृषि प्रणाली। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कृषि प्रणाली का कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन उत्पादन और विभिन्न प्रकार के बिजनेस को आप कर सके कृषि उत्पादन के साथ साथ, ताकि आपको उससे भी लाभ हो सके। तो इसको बोलते हैं कृषि प्रणाली। तो यही है कृषि प्रणाली की अवधारणा। तो फिर से एक बार देखिएगा, छोटा छोटा बता रहा हूँ, समझ में आना चाहिए। तो कृषि प्रणाली फसलों और खेती से जुड़ी गतिविधियों को मिलाकर बनाई गई एक संसाधन प्रबंधन योजना होती है। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि जो किसान के परिवार होते हैं उनकी जो विभिन्न जरूरत है उनको पूरा करना, उनको पूरा करने के लिए साथ ही साथ उनको टिकाऊ तरीके से खेती करने में मदद करने किया जाए, ताकि उपज ज़्यादा से ज़्यादा और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। आसान शब्दों में कहें तो कृषि प्रणाली खेती करने का एक आसान तरीका होता है जिसमें सिर्फ फसल को उगाना ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी अन्य चीज़ें भी करना शामिल होता है। जैसे एक खेत में सिर्फ गेहूँ उगाने की बजाय उसी खेत में दाल भी उगाई जाए, उसी खेत में मछली पालन भी किया जाए, मुर्गी पालन भी किया जाए, बकरी पालन भी किया जाए। ये सब क्या है, तो यही सब है क्या, कृषि प्रणाली क्या अवधारणा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, IFS के बारे में बताइए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताइए। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ लेकिन फिर बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो इसके पहले बताया मैंने वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके पहले मैंने जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, एकीकृत कृषि प्रणाली क्या होता है। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IFS, शॉर्ट में बोलते हैं IFS, याद रखिएगा। तो IFS वो वाला नहीं, UPSC वाला, ये IFS अलग है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वाला है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कृषि उद्यमों की जैसे फसल उत्पादन, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कृषि उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन आदि को इस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है कि उपलब्ध साधन का अधिक से अधिक उपयोग कृषि उत्पादन में होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलता है कि इसमें कृषि के सभी उद्यमों जैसे कि फसल का उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, मशरूम का उत्पादन आदि जो भी बिजनेस है उनको इस प्रकार से सम्मिलित किया जाता है कि उपलब्ध साधन का अधिक से अधिक उपयोग कृषि उत्पादन में होना चाहिए। IFS या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ इससे संवर्धित अन्य गतिविधियां भी शामिल होती है। ठीक है, IFS एक ऐसी प्रणाली होती है, IFS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है। तो यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन के साथ साथ इससे संबंधित अन्य गतिविधियां भी शामिल होती हैं। ठीक है, और इससे उत्पादन लागत कम होता है और उत्पादन और आय में सुधार होता है। ठीक है, इससे जो होता है उत्पादन की जो लागत होती है वह कम होती है और उत्पादन की आय में सुधार होता है। इसके लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो कृषि की उत्पादकता अधिक होनी चाहिए, लाभप्रदता में वृद्धि, वर्ष भर आमदनी, रोजगार में वृद्धि, रहन सहन में वृद्धि। तो यह है IFS के बारे में मैंने जो कि आप लोगों को बता दिया। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिकाऊ कृषि क्या है, टिकाऊ कृषि की क्या समस्या है। ठीक है, तो देखिए टिकाऊ कृषि तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूछेगा आधुनिक कृषि की, आधुनिक कृषि की वर्तमान समय में क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसको मैंने कराया हुआ पिछले वीडियो में, आप लोग देखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला सीरीज है उसमें। तो आगे देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो सतत कृषि एक प्रकार की कृषि की प्रणाली होती है। ठीक है, एक प्रकार की कृषि होती है जो कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए दीर्घकालिक फसलों और पशुधन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो सतत कृषि क्या होती है, सतत कृषि कृषि की एक प्रणाली होती है जो कि पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालते हुए, कम से कम प्रभाव डालते हुए दीर्घकालिक फसलों और पशुधन के उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इस प्रकार की कृषि खाद्य उत्पादन की आवश्यकता और पर्यावरण के भीतर पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बीच एक अच्छा संतुलन खोजने का प्रयोग करती है या प्रयास करती है। ठीक है, यह जो कृषि की प्रथा होती है, प्रणाली होती है, खाद्य उत्पादन की आवश्यकता और पर्यावरण के भीतर पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के बीच एक अच्छा संतुलन खोजने का प्रयास करती है, प्रयोग करती है। सॉरी, सतत कृषि
खेती एक ऐसी पद्धति होती है जो खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों को इस तरह से उगाने पर ध्यान केंद्रित करती है कि जो पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़, सामाजिक रूप से जिम्मेदार और आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज को 3-4 पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करना। ठीक है, मतलब यह है कि जो हमारी भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो भी खाद्य है उसको नष्ट न करते हुए वर्तमान समय के खाद्य को अपना उपयोग करें। ठीक, तो यह होता है इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य की जो भी पीढ़ियां उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना ही वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना। इसकी समस्या क्या है? इसकी समस्या कम उत्पादकता। तो पारंपरिक कृषि पद्धतियों की तुलना में सतत कृषि प्रारंभिक रूप से कम उपज दे सकती है। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के सीमित उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसल का पोषण प्रभावित हो सकता है। ठीक है, दूसरा है जैविक नियंत्रण का उपयोग कठिन होता है। तो रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक नियंत्रण विधियों का उपयोग करना अधिक जटिल हो सकता है, कठिन हो सकता है। प्राकृतिक शत्रुओं और लाभदायक कीट आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाना आवश्यक होता है। जैविक नियंत्रण अधिक समय भी लेता है। आप लोग को पता है जैविक नियंत्रण जो होता है बहुत अधिक समय लेता है। आगे उच्च श्रम लागत। तो सतत कृषि प्रथाओं जैसे खाद निर्माण, निराई गुड़ाई और जैविक नियंत्रण विधियों में पारंपरिक कृषि की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता हो सकती है। आगे बाजार का अभाव। तो बाजार के अभाव में कम कीमत में फसल बेचना पड़ता है जिससे किसानों का मनोबल टूटता है। ठीक है, आगे ज्ञान और कौशल। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए किसानों को नए ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। किसानों का शिक्षित होना भी आवश्यक होता है इसके लिए। ठीक है, इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे कृषि पर कम उत्पादन किसानों की आय को कम कर देती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि कम उत्पादन प्राप्त होता है और जब कम उत्पादन होगा तो किसानों की आय जो है उसमें भी कमी आ जाएगी और इस समस्या से सतत कृषि को व्यापक रूप से अपनाना कठिन धीमा हो जाता है। आगे मृदा का क्षरण होता है, पानी की कमी और प्रदूषण होता है, जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। इसका समाधान क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो सरकारों को कृषि संसाधनों द्वारा किसानों को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच बढ़ाना चाहिए। उपभोक्ता को सतत कृषि के लाभों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। उन्हें उचित मूल्य चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सतत कृषि के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो यह 5 क्वेश्चन थे आपके जो कि मैंने आप लोग बताया और उम्मीद करते हैं 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं से कोई भी दिक्कत आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसको दोबारा फिर से बता दिया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट वीडियो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।